हेलो स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कुछ कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर चार्ज के लिए हमने कैलकुलेशन की थी। एक वायर था, इनफाइनाइट लेंथ भी हो सकती है, उसकी कोई गिवन लेंथ भी हो सकती है, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया था किसी एक पॉइंट पे। और एक रॉड की वजह से भी हमने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को। तो कुछ न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, तो आज हम रिंग के केसेस लेते हैं कुछ, और रिंग के वो जो केसेस होंगे उनके सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पता करेंगे सेमी सर्कुलर रिंग होगी, एक हाफ रिंग होगी और यूनिफॉर्मली चार्ज होगा उसके पास, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके पास, और उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे उसके सेंटर पे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वार्टर रिंग के लिए, क्वार्टर रिंग के लिए उसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। और फिर देखेंगे हम एक आर्क गिवन होगा, एक सिंपल आर्क गिवन होगा रिंग का, उस आर्क की वजह से उसके सेंटर पे वो जो आर्क जो रिंग बनाएगा, जो आर्क, उसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करनी है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक जनरल केस देखेंगे रिंग का जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करेंगे। तो आज हम तीन चीजें पढ़ेंगे रिंग के लिए, तीन केसेस को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी सबसे पहले हम निकालते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में हम निकाल रहे हैं इन चीज़ों को, चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम ये, सपोज ये रिंग गिवन है और हमें सेमी सर्कुलर रिंग के लिए पता करना है, तो हम हाफ पार्ट ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये हाफ पार्ट गिवन है, सेमी सर्कुलर रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज हमने इसको गिवन है। ओके, और इसकी सेंटर पे, ये सपोज यहाँ इसका सेंटर है P, और इस सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस रिंग की वजह से, और इसकी रेडियस कितनी है, R है इसकी रेडियस। ओके, तो ये रिंग गिवन है, सेमी सर्कुलर रिंग है, इसको क्यू चार्ज गिवन है, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर वायर की फॉर्म में मान सकते हैं हम इसको, और आर इसकी रेडियस है। तो इसके सेंटर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस सेंटर में, इस पॉइंट पे, यहाँ पे। देखिए, लास्ट हमने जो डिस्कस किया था, एक चार्ज वायर था, उसके लिए एक पी पॉइंट था साइड में, यहाँ हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, पॉजिटिवली चार्ज था ये वायर। तो हमने ये पॉइंट, थोड़ा सा एंगल्स डिफरेंट थे, तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की थी और उसके दोनों तरफ हमने ये एंगल्स लिए थे, दिस एंगल्स, यहाँ जो एंगल बन रहे हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दिस लाइन इज ड्रॉ, और यहाँ से फिर एक एलिमेंट माना था हमने थीटा एंगल पे, एक एलिमेंट माना था डी थीटा, जो एंगल सबटेंड करेगा इस पॉइंट पे, और डी क्यू ये चार्ज एलिमेंट था, डी क्यू चार्ज एलिमेंट हमने ये कंसीडर किया था लीनियर चार्ज के केस में, आपको ध्यान आ रहा होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे सेम वही प्रोसेस करते हैं। सपोज यहाँ से थीटा एंगल पे एक चार्ज एलिमेंट है जो डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट पे, और ये जो एलिमेंट है, चार्ज एलिमेंट हमने जो कंसिडर किया है, डी क्यू है। ओके, और डी क्यू चार्ज एलिमेंट है, सपोज इसकी जो लेंथ है ये डी एल है, छोटी सी लेंथ होगी इसकी डी एल, पॉइंट चार्ज है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी जानते हैं, तो वही हमारा बेस रहता है। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है थीटा, यहाँ क्या गिवन थे, थीटा 1 और ये थीटा 2। ओके, तो ये थीटा 1 और थीटा 2 गिवन थे। ऐसे ही यहाँ पे एंगल्स जो गिवन होंगे वो क्या होंगे, एक तो ये एंगल गिवन होगा, ये कितना है एंगल, π/2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक ये गिवन है यहाँ पे -π/2। यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 जो गिवन थे, ऊपर वाला हमने थीटा 1 लिया था, शायद ये थीटा 2 था, तो ये थीटा 2 कितना है यहाँ पे, -π/2, क्यों, बिकॉज ये माइनस लेते हैं क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए -π/2 लेंगे और क्लॉकवाइज के लिए +π/2 लेंगे। ठीक है, तो इसमें बार बार हमें इसे डिस्कस नहीं करेंगे, प्लस और माइनस का केस हमने लास्ट उसमें डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे वैल्यूज हमें लिमिट मिल गई हैं, यहाँ पे इसी फिगर के आइडेंटिकल केस हमने ले लिया है ये।
तो ये हमारा फिगर ड्रॉ हुआ, हमने ये चार्ज एलिमेंट ले लिया है डी क्यू और डी एल इसकी ये लेंथ है और डी थीटा ये एंगल सबटेंड कर रहा है, और थीटा जो वेरी करेगा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, π/2, पॉजिटिव π/2 और नेगेटिव π/2। ओके, हम इस केस को थीटा इक्वल्स टू 0 to π/2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम एक आइडेंटिकल केस लेके चल रहे हैं क्योंकि हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं लीनियर वायर के लिए, तो वही उसी तरीका से हम कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल को भी, क्योंकि एक आइडेंटिकल रहे और आपकी मेमोरी में सही से आ जाए, है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हम उसी के आइडेंटिकल केस चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं उसी के। तो अब हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। चलिए एंगल्स की जब ज़रूरत पड़ेगी तब इनकी बात करेंगे हम, फिलहाल तो हमें एंगल्स की ज़रूरत नहीं है, बट हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है एंगल्स को। तो जो हमने सबसे पहले जो लिया है डी क्यू एलिमेंट लिया है, इस डी क्यू एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। चार्ज डी क्यू है प्लस डी क्यू प्लस ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, है ना, प्लस जो डी क्यू चार्ज होगा उसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो डी ई, और ये एंगल थीटा गिवन है तो दिस एंगल कितना होगा, थीटा डिग्री। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा डीई का, ये डीई है तो डीई का एक होगा ये, दिस इज पैरेलल कंपोनेंट, कितना होगा ये, डीई कॉस थीटा, और एक होगा ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये आर रेडियस है इसकी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा ये, डीई साइन थीटा। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमें मिल गए हैं। ओके, अब देखिए हम ये जो चार्ज एलिमेंट ले रहे हैं डी क्यू, ये जो चार्ज एलिमेंट है, सपोज यहाँ अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक और चार्ज एलिमेंट इसी के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे, तो उसके लिए क्या होगी डायरेक्शन, ये डीई। तो बहुत सारे डीई होंगे हमारे पास, तो इसके लिए यहाँ पे थीटा एंगल पे ही है ये, तो यहाँ पे थीटा एंगल होगा तो एक और डीई कॉस थीटा मिल जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट में एक और डीई साइन थीटा हमें मिल जाएगा, यहाँ पे डीई साइन थीटा। तो हमें इसके जस्ट अपोजिट में एक और एलिमेंट हम यहाँ देखेंगे, इसके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा जस्ट अपोजिट में, तो उसके लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट जस्ट अपोजिट आएंगे एक दूसरे को, तो वो सारे कैंसिल आउट होते जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक रीजन अभी यहाँ यूज कर रहे हैं हम, लेकिन इसे न्यूमेरिकली भी हम प्रूफ करेंगे कैसे कैंसिल आउट होंगे। फिलहाल बस आप इतना समझ लीजिए कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये मिरर एलिमेंट मान सकते हैं हम इसका, क्योंकि हम यहाँ एक मिरर लगाएंगे तो ये सिमेट्री के लिए, ड्यू टू सिमेट्री कह सकते हैं हम, इस लाइन के इस साइड में और इस साइड में सिमेट्रिकल है ना, ये सिमेट्रिकल लाइन है, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड। यहाँ अगर हम एक मिरर रखते हैं तो हमें नीचे वाली साइड क्लियरली दिखेगी, तो हम इसे मिरर एलिमेंट भी इनको कह सकते हैं। ओके, फिलहाल तो हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, बस समझने की चीजें थी, कुछ ये एक्स्ट्रा में थी, लेकिन न्यूमेरिकली भी हम इसे प्रूफ करेंगे कि कैसे ये कैंसिल आउट होने वाले हैं। तो फिलहाल तो ये हमारा एलिमेंट नहीं है, हमारा एलिमेंट तो बस एक डी क्यू हमने ले लिया है, बस समझाने के लिए था थोड़ा सा पार्ट वो। तो डी ई, दिस इज डी ई, इस डायरेक्शन में है, थीटा एंगल पे है। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना, वेक्टर्स नहीं ले रहे हैं, वेक्टर्स को हम लास्ट में सेट कर देंगे इसमें वेक्टर फॉर्म में, कौन सी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, हम लास्ट में भी डिस्कस किया था, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके कितने कंपोनेंट हैं, एक तो इसका ये कंपोनेंट होगा पैरेलल कंपोनेंट, तो बहुत सारे पैरेलल कंपोनेंट मिलके क्या बनाएंगे, एक पैरेलल कंपोनेंट बनाएंगे, और बहुत सारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलके एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितनी होगी इसकी वैल्यू, पैरेलल कंपोनेंट वेक्टर साइन में बता रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर साइन ही यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम इनका मैग्नीट्यूड्स में कैलकुलेट करेंगे, फिर इसमें इस इक्वेशन में फिट कैसे करेंगे अभी बताते हैं। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ओके, तो यहाँ डीई जो होगा, डीई की जो वैल्यू होगी उसकी डायरेक्शन तो हम अभी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, ई नेट की जो वैल्यू होगी उसकी डायरेक्शन हम लास्ट में डिसाइड करेंगे, लेकिन वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट को हमें क्या करना है, केवल ऐड करना है, वेक्टर सम लेना है, दोनों का वेक्टर सम लेना है। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिएगा, ई नेट चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो ये क्या होगा, पैरेलल इसका स्क्वायर प्लस कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 2e परपेंडिकुलर पैरेलल
और कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस टर्म को हम हटा देंगे, इसका कोई यूज नहीं होगा। और यहाँ पे ये अंडर रूट, जो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो वेक्टर्स के लिए हम मैग्नीट्यूड्स देखते थे, 2ab cos थीटा, है ना। तो दो वेक्टर कौन है, एक ही परपेंडिकुलर है और एक ही पैरेलल है, उसके लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो ये मैग्नीट्यूड मिल जाएगा हमें, ई नेट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी होगी उसका नेट वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ निकालेंगे परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हमारे दो टारगेट हैं यहाँ पे, एक तो पैरेलल कंपोनेंट निकालना है हमें और एक निकालना है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए पैरेलल कंपोनेंट जो होगा वो बहुत सारे पैरेलल कंपोनेंट को ऐड करके ही बनाया जाएगा। तो इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट के साथ, किसको इंटीग्रेट करेंगे हम, DE पैरेलल कंपोनेंट को, है ना। बहुत सारे DE के पैरेलल कंपोनेंट होंगे क्योंकि बहुत सारे हम यहाँ पे चार्ज एलिमेंट मान सकते हैं उसके लिए। तो पैरेलल कंपोनेंट सारे एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और वो इंटीग्रेशन में ही ले लेगा, लिमिट के साथ ही पता लग जाएगा, वो अपने आप कैलकुलेशन में लेगा इस चीज़ को, भले ही एक ही डायरेक्शन में ना है, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट के साथ वो सारी चीज़ें ले लेता है ऑटोमेटिकली। ओके, तो DE पैरेलल, ओके, तो यहाँ ये लिमिट के साथ DE पैरेलल की वैल्यू कितनी है, DE cos थीटा, पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू है DE cos ऑफ थीटा, थीटा इज दिस एंगल। और लिमिट जब जरूरत होगी हम उसी हिसाब से वहां पे सेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, दिस वन। ऐसे ही सबका इंटीग्रेशन करेंगे प्रॉपर लिमिट के साथ, DE sin थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट सबसे पहले DE करना है। ओके, दोनों के लिए हमें DE फाइंड आउट करना है, जैसे हमने लीनियर चार्ज के लिए फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर में। तो DE कितना होगा हम ये देख लेते हैं सबसे पहले। DE देखिए, DE कैसे निकालेंगे हम, पॉइंट चार्ज के लिए जानते हैं, DQ तो पॉइंट चार्ज के लिए जानते हैं। तो E क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए, KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, R स्क्वायर। तो DE कितना होगा, K पॉइंट चार्ज कितना है यहाँ पे, DQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, R इसकी रेडियस है, तो R स्क्वायर। और DQ क्या है, चार्ज ऑन पॉइंट, चार्ज ऑन पॉइंट, जो पॉइंट चार्ज गिवन है उस पर जो चार्ज गिवन है। तो क्या होगी इसकी वैल्यू, लैम्डा DL, क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू DQ अपॉन DL होता है। तो DQ कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू DL अपॉन R स्क्वायर। और DL कितना होगा, ये DL d थीटा मल्टीप्लाई बाई R, R इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल, कितना होगा, लैम्डा R d थीटा अपॉन R स्क्वायर। R और R ये कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा, DE कितना आएगा, DE आएगा आपका लैम्डा d थीटा अपॉन R और K, दिस इज K। ये हो गया DE की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ इस वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं। DE हमें कितना मिल गया है, K लैम्डा d थीटा अपॉन R। तो हमें DE फाइंड आउट हो गया है। चलिए, DE हमें मिल चुका है, तो हम एक एक करके दोनों ही कंपोनेंट्स को निकाल लेते हैं। सबसे पहले पैरेलल कंपोनेंट को निकाल लेते हैं। तो पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, E पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, प्रॉपर लिमिट के साथ DE cos थीटा। तो DE की वैल्यू हम यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये K लैम्डा d थीटा अपॉन R एंड cos ऑफ थीटा। ओके, cos ऑफ थीटा। और ये कांस्टेंट है कि इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, R रेडियस कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, लैम्डा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ थीटा। और थीटा के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ d थीटा है, तो हमें लिमिट किसकी चाहिए, एंगल की ही लिमिट चाहिए। और लिमिट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस डायरेक्शन में -π/2 और इस डायरेक्शन में +π/2। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, -π/2 से लेके +π/2। ओके, यहाँ हम 0 से लेके पाई के भी लिए हम इसे कर सकते हैं, सिंपल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, वही वैल्यू आएंगी। तो यहाँ K को बाहर कर देते हैं, K लैम्डा अपॉन R बाहर आ गया ये, और cos ऑफ थीटा d थीटा, और ये -π/2 से +π/2 ये लिमिट हो जाएगी इसकी। तो cos ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, K लैम्डा अपॉन R, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा
और ये लिमिट्स माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। देखिए अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल्स को जानते हैं तो ये इस लिमिट को भी आप दोनों को ऐड करके यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 0 से पाई बाई टू लिमिट हो जाएगी। ओके, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो डिफाइनाइट इंटीग्रल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं रूल को। 0 टू पाई बाई टू लिमिट हो जाएगी, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट हम इसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा, तो साइन पाई बाई टू माइनस साइन माइनस पाई बाई टू, और ये हमने लोअर और अपर लिमिट को यहाँ पुट कर दिया है। तो ये साइन पाई बाई टू और प्लस ये माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन के केस में माइनस नहीं रहता, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा टोटल। तो ई पैरेलल कंपोनेंट कितना आएगा के लैम्डा अपॉन आर और ये 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ये हो गया इसका पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, ये पैरेलल कंपोनेंट है, ये हमें मिल चुका है। कितनी है इसकी वैल्यू से लिख देते हैं हम यहाँ पे, ई पैरेलल कंपोनेंट हमें मिल चुका है 2k लैम्डा अपॉन आर। ओके, अब हम निकालेंगे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। पैरेलल तो हम निकाल चुके हैं, इसके बाद निकालने वाले हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसका जो चीज में हमें मिलती जा रही है हम उसे यहाँ लिखते जा रहे हैं। तो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए अब हमें। ओके, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिमिट के साथ डी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर एंड साइन थीटा। लिमिट वही रहेंगी माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। फिर से के लैम्डा बाहर आ जाएगा क्योंकि इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, कॉन्स्टेंट्स हैं। डी थीटा साइन थीटा डी थीटा माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू भी लिख सकते हैं और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ओके, अब यहाँ पुट करेंगे अपर और लोअर लिमिट्स को, तो के लैम्डा अपॉन आर माइनस कॉस पाई बाई टू, फिर एक माइनस आएगा, फिर माइनस तो चल ही रहा है कॉस के साथ, कॉस, और फिर ये माइनस पाई बाई टू। ओके, अच्छा ये जो माइनस है कॉस के साथ, तो एंगल में जो माइनस होता है वो तो पॉजिटिव हो जाता है, और ये वाला माइनस इसके साथ मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, कॉस पाई बाई टू, यहाँ पे माइनस कॉस पाई बाई टू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आएगी वैल्यू 0। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आया 0। तो दोनों ही कंपोनेंट हमने यहाँ निकाल लिए हैं। देखिए ये जो हमने कंपोनेंट की वैल्यू निकाली है, इसे निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने यहाँ इसे मैथमेटिकल प्रूफ किया है आपको बताने के लिए। जो मिरर एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, जो अपोजिट एलिमेंट था, जैसे ये DL था थीटा एंगल पे, ऐसे ही एक और यहाँ थीटा एंगल पे एक और DL अगर हम यहाँ लें, ये थीटा एंगल पे DL स्मॉल एलिमेंट है, ऐसे ही हम यहाँ एक और DQ एलिमेंट लें, जस्ट इसके अपोजिट है ना, बिल्कुल इसके अपोजिट लेना है। और ये सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री हम कह सकते हैं। यहाँ 0 कैसे होगा, देखो इसकी वजह से जो DE का जो पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वो क्या था, DE इन दिस डायरेक्शन, और इस एलिमेंट की वजह से जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो ये क्या है, सेम होंगे, ये भी क्या होगा यहाँ पे DE साइन थीटा। तो DE साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो जितने भी सारे कंपोनेंट्स आएंगे इस एक्सिस के अलोंग, वाई एक्स जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके जितने भी सारे कंपोनेंट आएंगे, एक अगर हम यहाँ मानते हैं स्मॉल चार्ज एलिमेंट, तो एक इसके जस्ट अपोजिट हम यहाँ मानेंगे स्मॉल चार्ज एलिमेंट। तो इसकी वजह से DE की डायरेक्शन ये होगी, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट नीचे आएगा, और इसकी वजह से DE की डायरेक्शन इधर होगी, तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो वहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस वैल्यू को कि ड्यू टू सिमेट्री तो मैंने बताई दी है आपको, ड्यू टू सिमेट्री परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ओके, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में बहुत सारे मिलेंगे हमको।
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिमेट्री कहाँ से है, इस लाइन के एक्सिस के, इस एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि यहाँ हम एक मिरर रखेंगे तो ऊपर वाला पार्ट हमें उस मिरर में क्लियरली दिखाई देगा, और वो क्या होगा, जो मिरर में दिखाई देगा वो जो लोअर पार्ट है इसका, तो ये सिमेट्री है। ओके, यहाँ हम लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो हमें दोनों ही कंपोनेंट्स यहाँ मिल चुके हैं इसके। तो बार बार हम इसे ना भी लिखें, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, जो हमने सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ आपको एक प्रूफ दिखा दिया है कि ये ज़ीरो क्यों होता है। वैसे तो आपको थियोरेटिकली समझ में आ रहा है, लेकिन मैथमेटिकली भी हमने यहाँ इसे दिखा दिया है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे ज़ीरो होता है। ओके, तो ड्यू टू सिमेट्री हम लिख सकते हैं, सिमेट्री में क्या है, इसके इक्वल और अपोजिट जहाँ भी मिलेंगे हम उसको जीरो कर लेंगे उस वाले कंपोनेंट को, ठीक है, और वहाँ साइड में लिख देंगे ड्यू टू सिमेट्री परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज जीरो, या फिर मिरर एलिमेंट कह सकते हैं, ड्यू टू मिरर एलिमेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज जीरो। कोई भी कंपोनेंट जीरो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी जीरो हो सकता है, बिकॉज हम इसे ऐसे रख देंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। जिस सर्कुलर रिंग को हम इस एक्सिस पर रख देंगे इस तरीके से, तो फिर वो कोई और कंपोनेंट बन सकता है कैंसिल होने वाला। जरूरी नहीं है कि हर बार परपेंडिकुलर ही कैंसिल होगा, हॉरिजॉन्टल भी कैंसिल हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसे किस एक्सिस पे ले रहे हैं उस सेमी सर्कुलर रिंग को। तो हमें ये दोनों ही कंपोनेंट्स मिल चुके हैं। ओके, तो दोनों कंपोनेंट्स हमें यहाँ मिल चुके हैं। तो हमें क्या निकालना है, ई नेट निकालना है, ई नेट। ई नेट कितना होगा, तो यहां हम पुट करेंगे तो ई नेट कितना आएगा, ई नेट वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की नेट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पैरेलल कंपोनेंट का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर। पैरेलल कंपोनेंट कितना है, 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो इसका तो कोई मीन्स नहीं है जीरो का, और ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू जो है वो क्या है, जो पैरेलल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं ध्यान रखना है यहाँ पे, ये केवल मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का, इतना मैग्नीट्यूड होगा। ये मैग्नीट्यूड है। अब इसकी डायरेक्शन दे सकते हैं, इसकी डायरेक्शन बताइए क्या होगी। देखिए ये तो सारे कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए, तो जो डायरेक्शन होगी इसी डायरेक्शन में तो होगा, सारे के सारे जो कंपोनेंट्स ऐड होंगे केवल पैरेलल कंपोनेंट की वजह से ही ये ई नेट मिल रहा है हमें। 2k लैम्डा अपॉन आर क्या है, पैरेलल कंपोनेंट है, तो ई नेट किसकी डायरेक्शन में है, पैरेलल कंपोनेंट के अलोंग। तो पैरेलल कंपोनेंट तो ये ही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हम इसको वेक्टर साइन में भी यहाँ हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वेक्टर साइन में, इस वैल्यू को ई नेट हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने पढ़े होंगे क्लास 11th में कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं आई कैप, पॉजिटिव आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं हम पॉजिटिव जे कैप, और के एक्सिस के अलोंग लेते हैं हम जेड एक्सिस के अलोंग लेते हैं हम के कैप। तो ये आई जे और के वो कैसे भी ले सकते हैं आप, एक्स वाई जेड, तो एक्स के से अलोंग आई, वाई के अलोंग जे और के, आई जे के। इसकी नेगेटिव एक्सिस जो होगी उसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट लेते हैं हम, माइनस आई कैप। इसकी जो नेगेटिव एक्सिस होती है वाई की, इसके लिए क्या लेते हैं, माइनस जे कैप, और जेड की जो नेगेटिव एक्सिस होगी उसके लिए क्या लेते हैं, माइनस के कैप। ठीक है, ये होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में जब हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में जो हम लिख रहे होते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो एक्सिस हम ले रहे हैं, सपोज ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये ई नेट किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, किसके लिए, एक्स एक्सिस के अलोंग को कौन होता है, आई कैप, पॉजिटिव आई कैप होता है। तो हम इसमें एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, 2k लैम्डा अपॉन आर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया आई कैप से, तो ये क्या मिल गई हमें, वेक्टर फॉर्म। इसकी वेक्टर फॉर्म हमें मिल चुकी है, क्योंकि आई कैप तो क्या है, यूनिट वेक्टर है, इससे मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ इस पे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। इनका मॉड करेंगे हम तो यहाँ से ये वेक्टर साइन हट जाएगा और यहाँ से ये आई कैप हट जाएगा, तो वैल्यू वही रहेगी सेम। तो यहाँ इसका क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे यहाँ पे आई कैप। ओके, तो
यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे उस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा है। ओके, तो यहाँ ज़रूरी बनता है कि हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में भी लिखें। तो ये है एक सेमी सर्कुलर रिंग के लिए केसेस। अब हम देखते हैं इसके बाद सेमी सर्कुलर, और इसके बाद देखते हैं हम क्वार्टर रिंग के लिए। ठीक है, क्वार्टर रिंग के लिए केवल हाफ पार्ट लेंगे इसका। अभी देखते हैं जस्ट प्रोसेस यही रहेगा, ई नेट वाला प्रोसेस यही रहेगा, इसे हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। ई नेट को निकालने के लिए पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दोनों को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां तक के जो केसेस हैं वो ये सेम रहेगा। ये पार्ट देखिए कैसे है, देखते हैं। फॉर क्वार्टर रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, ये था ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, अब लेते हैं हम ड्यू टू क्वार्टर रिंग। ड्यू टू क्वार्टर रिंग, और रिंग कैसे है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये ध्यान रखना है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यहां हमने हाईलाइट में नहीं लिखा है इस चीज को। तो चलिए देखते हैं, ये एक रिंग है। ओके, ये गिवन है रिंग, और इसका हमें क्वार्टर पार्ट लेना है, ओनली क्वार्टर पार्ट हमें इसका यूज करना है बस। उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ये हमने इसका क्वार्टर पार्ट ले लिया, और इसको चार्ज गिवन है, इसे प्लस क्यू, वही प्लस क्यू चार्ज देना है हमें से, और लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो ये प्लस क्यू चार्ज कैसे हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस कौन सा होता है कि अगर एक ये रिंग है, यहाँ प्लस है, फिर यहाँ प्लस, इस तरीके से ये यूनिफॉर्म डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, और ये क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, तो यहां हमें इसके सेंटर पे, ये रिंग का सेंटर होगा, ये रेडियस r है इसकी, और इसके सेंटर में हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ये रिंग है गिवन, दिस इज रिंग, और इसकी क्वार्टर रिंग गिवन है, उसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्वार्टर रिंग के लिए। चलिए हम यहाँ सबसे पहले क्या करना है, वही हमें एक चार्ज एलिमेंट कंसीडर करना है। तो हमने एक यहाँ से थीटा एंगल पे, सपोज यहाँ से थीटा एंगल पे हमने एक चार्ज एलिमेंट ले लिया डी क्यू चार्ज एलिमेंट हमने ले लिया। इसकी लेंथ क्या है, DL है, वही R इसकी रेडियस है। ये डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, बहुत ही स्मॉल एंगल है डी थीटा, यहाँ डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है ये डी थीटा। तो इस एलिमेंट की वजह से जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, दिस इज DE। ओके, तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज थीटा। तो DE का ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, बेस वाला, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ D। कितना होगा ये, DE का पैरेलल कंपोनेंट कितना होगा, DE कॉस ऑफ थीटा, पहले की तरह जस्ट। और ये कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट DE का, कितना होगा ये, DE साइन थीटा। ओके, जैसे पहले चल रहा था वही चीज है, पैरेलल कंपोनेंट में DE cos थीटा, परपेंडिकुलर में DE sin थीटा, वही चल रहा है। ऐसे ही निकालेंगे ई नेट की वैल्यू, ई नेट की वैल्यू जो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। फिर हम पॉइंट चार्ज के लिए जानते हैं हम, इसीलिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट एलिमेंट कंसीडर किया है। तो DE पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट हमें मिल चुके हैं। वैसे ही निकालेंगे फिर से, जितने भी सारे एलिमेंट होंगे, एक और यहाँ एलिमेंट लेंगे हम, उसके लिए डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे ही आएगा DE। उस DE के लिए क्या होगा, इधर DE cos थीटा आएगा, इधर क्या आएगा, DE sin थीटा आएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 0 से लेके 90 डिग्री तक है ना। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ π/2 तक चेंज हो रही है थीटा की वैल्यू। ओके, तो यहाँ सिमेट्री तो कहीं है नहीं, बिकॉज दिस लाइन है, इस लाइन के अलोंग केवल कोई सिमेट्री नहीं है, कोई अपोजिट एलिमेंट नहीं है, कोई मिरर एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट 0 नहीं होगा। वैसे भी हम दोनों ही कंपोनेंट्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, अगर कहीं आपको कंफ्यूजन होता है कि हमें पता नहीं कर पा रहे हैं कि सिमेट्री है या नहीं है, तो आप मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम, वहाँ पे भी पता लग जाती है कि सिमेट्री बन रही है या फिर नहीं बन रही।
कोई मिरर एलिमेंट यहाँ पे है या फिर नहीं है। ओके, तो फिर हम यहाँ से निकाल देते हैं दोबारा पहले की तरह डी निकालेंगे हम। देखिए डी वही आएगी वैल्यू, डी की वैल्यू क्या होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू ये एलिमेंट है, इसकी लेंथ क्या है, dl है, तो डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी गिवन है तो क्या हो जाएगा लैम्डा dl, पहले की तरह सेम, और dl कितना होगा, ये आर स्क्वायर, आर डी थीटा और ये आर स्क्वायर, आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। तो डी की वैल्यू वही सेम रहेगी पहले की तरह। ओके, तो यहाँ फिर से हम समझा देते हैं इस चीज को कि ई नेट निकालना है हमें, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट, ये पैरेलल, बहुत सारे पैरेलल कंपोनेंट आएंगे, बहुत सारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएंगे, है ना, उन सबको हमें ऐड कर लेना है। तो एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसका हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये वेक्टर फॉर्म है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर की जरूरत होगी, तो ई पैरेलल कितना होगा, डी ई पैरेलल का हम सबका इंटीग्रेशन कर देंगे प्रॉपर लिमिट के साथ। ओके, दिस इज, ऐसे ही हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए निकालेंगे, तो क्या होगा कि जितने भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे उसका सबका प्रॉपर लिमिट के साथ हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, चलिए फिर से हम निकालते हैं क्या, डी हमारे पास आ गया है, फिर हम निकालते हैं पैरेलल कंपोनेंट। देखिए यहाँ ये जो हमने वैल्यू लिखी है ये पैरेलल कंपोनेंट की, ऐसे ही हम यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट की भी वैल्यू लिख सकते हैं प्रॉपर लिमिट के साथ, डी परपेंडिकुलर। ओके, तो डी परपेंडिकुलर एक छोटा सा कितना है, ई साइन थीटा, तो डी साइन थीटा, सॉरी ये डी साइन थीटा है यहाँ पे, डी साइन थीटा, तो यहाँ पे ये हमने पुट कर दिया डी साइन थीटा। चलिए फिर से हम क्या निकालना है यहाँ पे, डी तो निकल आया हमारा, अब हमें निकालना है ये कंपोनेंट्स, पैरेलल कंपोनेंट निकालते हैं सबसे पहले, पैरेलल कंपोनेंट प्रॉपर लिमिट के साथ, और डी की वैल्यू कितनी है, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, और ये कॉस ऑफ थीटा, यही तो है पैरेलल कंपोनेंट, डी की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे, और ये कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, लिमिट कितनी होंगी हमने अभी डिस्कस किया था, थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो 0 से लेके थीटा तक, 0 से लेके थीटा तक, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो थीटा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ये थीटा, 0 टू थीटा ये लिमिट हो जाएगी इसकी। तो के का इंटीग्रेशन नहीं होगा, लैम्डा का नहीं होगा, आर का नहीं होगा, ये बाहर आ जाएंगे, के लैम्डा अपॉन आर, 0 टू थीटा, कौन बचेगा, कॉस थीटा डी थीटा, क्या होगा, के लैम्डा अपॉन आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, सॉरी थीटा, ये थीटा की वैल्यू कितनी है, π/2, 0 से लेके π/2 तक कर रहे हैं, लिमिट क्या होगी ये π/2, थीटा तो यहीं तक रहेगा, तो टोटल लिमिट का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होना है, 0 से लेके π/2 तक, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, से सुधार लेते हैं, π/2, लिमिट कितनी होगी, प्लस π/2, है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना है, प्लस π/2। ओके, तो 0 से लेके प्लस π/2 लिमिट हो जाएगी। ओके, तो 0 टू π/2, वो जो थीटा वाला केस है वो एक जनरल केस आएगा भी, इसका आर्क के लिए लेंगे, वहां पे यूज होगा आपका, तो जनरल केस हो जाएगा, थीटा ले लेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए के लैम्डा साइन थीटा, तो 0 से लेके लिमिट कितनी है, π/2, तो के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन π/2 लगाएंगे सबसे पहले, माइनस साइन 0 डिग्री, तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो के लैम्डा अपॉन आर, तो पैरेलल कंपोनेंट कितना आया निकल के, के लैम्डा अपॉन आर, यहां हम इसे लिख देते हैं, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर। चलिए अब हम निकालेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट निकाल चुके हैं, इसके बाद निकालना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। चलिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, फिर से वही डी प्रॉपर लिमिट के साथ, डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी है, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, और यहाँ साइन थीटा, लिमिट की वैल्यू कहाँ से है, 0 से लेके प्लस π/2 तक वही सेम, और के लैम्डा अपॉन आर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, किसका होगा, साइन थीटा डी थीटा, 0 से लेके π/2। ओके, तो यहाँ इंटीग्रेशन होगा, तो के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और 0 से लेके π/2। अब चलिए लिमिट पुट कर लेते हैं, के लैम्डा अपॉन आर,
तो लिमिट पुट करने के बाद क्या होगा, माइनस कॉस और ये π/2 माइनस कॉस, माइनस तो चल ही रहा है यहाँ पे एक ऑलरेडी, पहले एक माइनस आएगा फिर कॉस के साथ भी एक माइनस चल रहा है तो कॉस 0 डिग्री। ओके, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी k लैम्डा अपॉन r माइनस कॉस π/2 कितना होता है, माइनस से तो कोई मीन्स नहीं है, कॉस 90 0, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या रहेगी प्लस k लैम्डा अपॉन r। परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी वही आएगा जो आपका पैरेलल आया है, सेम आए हैं दोनों अनफॉर्चुनेटली, k लैम्डा अपॉन r दोनों की वैल्यू सेम आई है। तो ये हमें मिल गए परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट दोनों के। ओके, कितना आया ये, k लैम्डा अपॉन r, आप नोट कर सकते हैं इसे। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों ही कंपोनेंट हमें मिल चुके हैं यहाँ पे। हमें क्या चाहिए, ई नेट। अब हम ई नेट निकालते हैं, कितना होगा, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से वही दोनों का स्क्वायर करना है, सिंपल। फिर डायरेक्शन दे देंगे हम इसे, ई पैरेलल और इनकी वैल्यू लगा देते हैं, तो ई नेट, ये मैग्नीट्यूड आएगा, ध्यान रखना ये मैग्नीट्यूड है। तो पैरेलल कंपोनेंट का स्क्वायर, पैरेलल कंपोनेंट कौन है, k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर। तो नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 2 k लैम्डा अपॉन r। 2 को बाहर कर लेते हैं, √2 आ जाएगा, ये √2, क्योंकि 2 को बाहर लेंगे आप, फिर इसका स्क्वायर होगा, फिर उसका √, होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी, तो नेट वैल्यू √2 k लैम्डा अपॉन r, ये आएगा नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, √2 k लैम्डा अपॉन r। ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इतनी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, अब हमें इसे डायरेक्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन आप कैसे देंगे बताइए। फिर से डायरेक्शन के लिए हमने क्या बताया था, पॉजिटिव एक्सिस प्लस में होती है, नेगेटिव एक्सिस में -j या -k या -i लेते हैं हम। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ई पैरेलल कंपोनेंट किस एक्सिस के अलोंग है, दिस पॉजिटिव i है ना, इस एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कौन होता है, पॉजिटिव i कैप, प्लस ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके अलोंग है, अगर इसे एक्सिस पे लें तो ये नेगेटिव y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग कौन होता है, j, तो नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग कौन होगा, -j कैप। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे फिर इसे, ई नेट इन वेक्टर फॉर्म, कितनी है इसकी वैल्यू, √2 k लैम्डा अपॉन r i कैप, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू भी वही है, ई परपेंडिकुलर की √2 k लैम्डा अपॉन r और j कैप, इसे कॉमन ले लेंगे बाहर। तो ई नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म क्या होगी, √2 k लैम्डा अपॉन r i कैप माइनस j कैप। ओके, ये वेक्टर फॉर्म है और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अब यहां से देखिए सिंपल, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, i j k वाला तो 0 है, x² प्लस y² प्लस z², तो z तो 0 है, x² प्लस y², तो x² प्लस y², ऐसे ही तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इस पार्ट का आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, तो वो ये ही निकल के आएगा, क्योंकि x² ये होगा xi yj प्लस z के, जो पोजीशन वेक्टर होता है r इक्वल टू xi yj प्लस z के, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो यही आएगा सेम निकल के। इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, सेम वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की, और ये क्या होगा, वेक्टर फॉर्म।
तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसी क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में क्या है, आई एक्सिस, आई पॉजिटिव आई है तो इस एक्सिस के अलोंग, नेगेटिव जे है तो हम इस एक्सिस के अलोंग आ गए। ओके, आप इसे किसी भी क्वाड्रेंट में मान सकते हैं। अगर आपने इस क्वाड्रेंट में माना होता, इस क्वाड्रेंट में आपने माना होता तो ये इधर आता, सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नेट वैल्यू, तो यहाँ क्या आता माइनस आई कैप, क्योंकि इस साइड में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस आई कैप, और ये क्या हो जाता माइनस जे कैप। फिर हम यहाँ क्या लिख देते माइनस आई कैप और ये माइनस जे कैप रहता। अगर आप किसी और क्वाड्रेंट में लेते, डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए आप उसी हिसाब से इनकी वैल्यूज आप सेट कर सकते हैं। अगर आप इस क्वाड्रेंट में लेते तो सिंपल है, इसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में आती, अवे फ्रॉम द दिस। तो ये कौन सा एक्सिस हो है, दिस इज पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव जे और नेगेटिव आई। तो यहाँ क्या आता फिर, आई कैसा है नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आई और जे किस में है पॉजिटिव, इस एक्सिस के लॉन्ग यहाँ कहीं होगा, है ना, कोऑर्डिनेट्स जब देंगे तो पॉजिटिव जे, तो ये पॉजिटिव जे आएगा। ऐसे ही इस एक्सिस के लॉन्ग लेंगे तो ये दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, ये प्लस आई, सॉरी प्लस जे और ये प्लस आई, दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे अगर इस क्वाड्रेंट में अगर हम जब होंगे तो। ठीक है, तो हम रिंग को, जो क्वार्टर रिंग ले रहे हैं, इसे किसी भी क्वाड्रेंट में ले सकते हैं। प्रॉपर आपको मैग्नीट्यूड भी लिखने हैं उसके, और आपको उसकी वेक्टर फॉर्म में भी आपको उसे पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो ये हुआ क्वार्टर रिंग के लिए। अब चलिए देखते हैं हम इसका एक जनरल केस आएगा, एक आर्क के लिए, एक आर्क गिवन है उसके लिए हम एक जनरल केस देखते हैं इसका। सॉरी, ये तो मिटाना ही नहीं है हमें, ये पार्ट तो गलती से मिट गया भाई, इसे दोबारा से बना देंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। यहां हम क्या लेंगे, एक आर्क लेंगे सिंपल। वैसे ही ये सब निकलेंगे यहाँ पे, ये पैरेलल कंपोनेंट कितना आएगा, ये एल, फिर से लिख देते हैं इसे, ये वही वैल्यूज हैं सारी। यहाँ हमें इसका कौन सा कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, ई नेट, ये कितना लिखा हुआ था यहाँ पे, दिस वॉज ई पैरेलल का स्क्वायर और ये ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ई पैरेलल कंपोनेंट निकाल रहे थे, कितना था प्रॉपर लिमिट के साथ, डी ई का पैरेलल कंपोनेंट प्रॉपर लिमिट के साथ डी ई कॉस थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ प्रॉपर लिमिट ये डी ई परपेंडिकुलर और प्रॉपर लिमिट के साथ डी ई साइन थीटा, ये चीजें थी। और डी ई की वैल्यू कितनी थी, के लैम्डा अपॉन आर एंड डी थीटा, दिस वॉज द वैल्यू ऑफ डी ई। चलिए, ये कुछ गलती से मिट गया था, इसे हमने दोबारा से एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क या फिर ड्यू टू आर्क ऑफ रिंग, आर्क के लिए, या फिर जनरल केस ले सकते हैं इसका हम, जनरल केस, जनरल केस। ओके, इसका हम जनरल केस देखते हैं। तो एक आर्क के लिए निकालते हैं जनरल केस। सपोज ये एक रिंग है गिवन है जिसकी रेडियस आर है, इसका सेंटर कहीं यहां होगा। तो कोई भी एक आर्क ले लेते हैं हम, इसका आर्क ले लेते हैं। चलिए, हमने ये आर्क ले लिया। इस आर्क की वजह से इस सेंटर पॉइंट पे हमें यहाँ क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। आर इसकी रेडियस है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी गिवन है। यहाँ ये पैरेलल और कंपोनेंट तो डिफरेंट आएंगे, इसको तो हम चेंज करेंगे इस बार फिर से। तो ये आर रेडियस का एक आर्क है, दिस इज द आर्क, और इसके लिए हमें इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले की तरफ फिर से
सिमेट्रिकल लाइन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिरर एलिमेंट मिल रहा है, इसका यहाँ मिरर लगाएंगे तो हमें ऊपर वाला अपर वाला पार्ट जो है यहाँ दिखेगा, तो इसमें यहाँ सिमेट्री है। तो एक कंपोनेंट जहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये कैंसिल आउट होने वाला है। वैसे भी हम निकालेंगे उसे मैथमेटिकली कि कंपोनेंट 0 होगा या नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से पहले की तरह हम एक थीटा एंगल पे एक चार्ज एलिमेंट लेते हैं जो डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। डी क्यू एक चार्ज एलिमेंट लिया हमने पॉजिटिव, और डी एल इसकी लेंथ है, आर ये रेडियस है ही, तो पहले की तरह से फिर से वही आएगा डी। निकाल लेते, दिखा देंगे एक बार आपको। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो होगी अवे डी ई। इस छोटे से डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा, डी ई कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। दोनों ही कंपोनेंट हमें मिल चुके हैं। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे इसके, तो जस्ट अपोजिट यहाँ हम एक और कंपोनेंट लेंगे डी क्यू, जस्ट अपोजिट लेना है। ये डी क्यू लेंगे थीटा एंगल पे, यहाँ से एक डी थीटा बनाएगा तो एक और डी ई मिलेगा हमें, डी ई। उसका एक पैरेलल कंपोनेंट होगा डी ई कॉस थीटा, और उसका एक पैरेलल कंपोनेंट होगा डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं। इसके जस्ट अपोजिट हमें एक और कंपोनेंट हमारे पास है, एलिमेंट हमारे पास है। तो इक्वल एंड अपोजिट एलिमेंट है हमारे पास, तो हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यहाँ 0 पाएंगे, और फिर भी हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए, तो ये क्या है, डी ई साइन थीटा। इसे यहाँ हटा देते हैं, इसे यहाँ से, इसका यूज नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए शो किया था एक जस्ट अपोजिट कंपोनेंट यहाँ पे एक। ओके, तो फिर से हमें पैरेलल कंपोनेंट चाहिए, तो सारे पैरेलल कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर लिमिट के साथ। तो डी ई कॉस थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे और डी ई साइन थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाएगा। और डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा हमें, इस पॉइंट पी पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की। ओके, तो डी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, इस बार भी क्या सेम ही रहेगा। तो क्या होता है, डी के लिए तो हम जानते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे एलिमेंट माना, वो सारी चीजें तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो क्या आएगा, ये के डी क्यू, इसका क्या होगा, डी क्यू अपॉन रेडियस क्या है इसकी, आर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लेनी है। रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस होती है चार्ज एलिमेंट से लेके जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ओके, तो ये हो गया आर स्क्वायर। डी क्यू कितना होगा, पहले की तरह से फिर से लैम्डा डी एल, बार बार कैलकुलेट वैसे करना नहीं है। तो डी एल कितना होगा, आर डी थीटा होगा, आर से ये कैंसिल आउट होगा, तो कौन बचेगा, के लैम्डा आर डी थीटा। तो डी ई हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वही रहेगी इसकी वैल्यू। अब हमें क्या, डी ई को पुट करके हम इन वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कौन, पैरेलल कंपोनेंट को निकालते हैं हम। पैरेलल कंपोनेंट क्या है, डी ई को पुट करना है, प्रॉपर लिमिट बाद में लगा लेंगे। डी ई क्या है, के लैम्डा अपॉन आर और डी थीटा कॉस ऑफ थीटा। इंटीग्रेशन किसका नहीं होना है, के लैम्डा अपॉन आर का इंटीग्रेशन नहीं होना है, कॉस ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन होना है विद रेस्पेक्ट टू एंगल। और एंगल अब हमें लेना है, देखिए अब हमें एंगल लेना है, कैसे लेना है एंगल, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। ये गिवन होगा आपको, ये जो आर्क है, जब ये आर्क आपको गिवन है तो ये आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रही है अपने सेंटर पे, ये गिवन होगा हमें। सपोज ये अल्फा एंगल सबटेंड कर रही है, कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रहा है ये। तो इसका अपर पार्ट कितना होगा, अल्फा बाय 2, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ये पॉजिटिव लेंगे। और इसका लोअर पार्ट क्या होगा, ये भी होगा अल्फा बाय 2, बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया तो ये माइनस। ओके, तो अल्फा को हमने अल्फा बाई 2 ये अपर पार्ट और अल्फा बाई 2 लोअर पार्ट, तो उसको हमने डायरेक्शन के साथ जब लिमिट को यूज करेंगे तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, थीटा यहां से जाएगा पॉजिटिव अल्फा बाई 2 और यहां से जाएगा नेगेटिव अल्फा बाई 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो थीटा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है माइनस अल्फा बाई 2 से पॉजिटिव अल्फा बाई 2 तक थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये हमारी लिमिट हो जाएगी, है ना,
क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को हम माइनस लेना है और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। चलिए इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करना है। अब यहाँ मैथमेटिक्स बचा है बस। कॉस थीटा, सॉरी यहाँ कॉस थीटा लिखना है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा, माइनस अल्फा बाई 2 और प्लस अल्फा बाई 2। देखिए मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट इस लिमिट को यहाँ 0 से लेके अल्फा बाई 2 कर सकते हैं और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा के। ओके, वैसे हम जनरल केस में कर ही रहे हैं ऐसे सिंपली। के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा हो ही चुका है, यहाँ पुट कर, अब तो वैल्यूज पुट करनी है लिमिट की। तो के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2, अपर लिमिट पुट किया, फिर माइनस साइन आएगा, फिर साइन और लोअर लिमिट पुट किया अल्फा बाई 2। ओके, साइन के केस में ये जो माइनस होता है ये बाहर निकल के आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगी वैल्यू, के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 कितने हो गए, 2 साइन अल्फा बाई 2, तो 2 साइन अल्फा बाई 2। तो ये कौन मिल गया हमें, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें पैरेलल कंपोनेंट मिल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, हम यहां लिख देते हैं पैरेलल कंपोनेंट कितना है, 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। ओके, अल्फा बाई 2, ये हमें पैरेलल कंपोनेंट मिल चुका है। अब हम निकालेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सेम प्रोसेस से, यही रहेगा सेम प्रोसेस। अब हम निकालते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, बस यहाँ डी की वैल्यू को हमें पुट करना है। डी कितना है, के लैम्डा अपॉन आर डी थीटा साइन थीटा और प्रॉपर लिमिट के साथ। लिमिट हमें पता ही है, के लैम्डा अपॉन आर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, साइन थीटा डी थीटा, एल लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2 तक ये लिमिट है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो लिमिट पुट करेंगे माइनस अल्फा बाई 2 और प्लस अल्फा बाई 2। चलिए लिमिट पुट करते हैं, के लैम्डा अपॉन आर माइनस कॉस थीटा अल्फा बाय 2, फिर एक माइनस आएगा और कॉस के साथ एक माइनस चल ही रहा है और कॉस थीटा की जगह माइनस अल्फा बाय 2। ये है वैल्यूज। ओके, हमने यहां लिमिट को पुट कर लिया। अब यहां हम एक चीज देखते हैं कि ये माइनस तो हट जाएगा क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये माइनस तो वैसे ही यहां से हट गया और ये माइनस मिलके क्या हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये माइनस कॉस अल्फा बाई 2 और ये प्लस कॉस अल्फा बाई 2, तो इनको कैंसिल आउट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 0। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आया निकल के, 0, और वो आना ही था उसे तो 0। पहले ही हम बता चुके हैं, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, इस डायरेक्शन में ही तो सिमेट्री है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही तो सिमेट्री है। क्योंकि यहां से जब हम एक मिरर लगाएंगे तो ऊपर अपर कंपोनेंट और ये लोअर कंपोनेंट, ये डी साइन थीटा पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, डी साइन थीटा क्या होना है, कैंसिल आउट हो जाना है, ये डी साइन थीटा कैंसिल आउट होना है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट हमें क्या मिलने वाले हैं, कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ आपको ये शो करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने शो किया है क्योंकि आपको मैथमेटिकली यहाँ में दिखाना था। केवल आप यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, पैरेलल कंपोनेंट निकालेंगे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए आप डायरेक्ट लिख लेंगे ड्यू टू सिमेट्री। हमें पता है कि इक्वल एंड अपोजिट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर कैंसिल आउट। ओके, ड्यू टू सिमेट्री इक्वल एंड अपोजिट perpendicular components are cancel out due to equal and opposite charge element, है ना। यहाँ पे भी एक हम equal and opposite charge element लेंगे तो इसके लिए cancel out हो जाएंगे perpendicular components। तो ये values हमें मिल गई हैं perpendicular का parallel component और perpendicular components की। ओके, तो यहाँ हमें values मिल गई हैं, तो हमें क्या करना है, अब net value of electric field चाहिए, अब यहाँ हमें put करना है बस इन values को।
इन वैल्यूज को हमें यहां पुट करना है। चलिए, ई नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल कंपोनेंट ही है, ये तो जीरो है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये जीरो हो जाएगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट को हटा देगा, तो ई नेट किसके इक्वल बचेगा, ई पैरेलल कंपोनेंट के इक्वल। और पैरेलल कंपोनेंट कितना है, 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाय 2 ई नेट। ये मिल गया हमें मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कैंसिल आउट होने वाले हैं, बस ये कंपोनेंट बचेंगे जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म हो जाएगी 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन होता है, आई कैप। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। ओके, अब देखिए हमें एक जनरल केस निकाल लिया हमने अल्फा के लिए। अब हमें अल्फा कितना भी दे दिया जाए तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ द रिंग। जो भी केस बनेगा, भले ही सेमी सर्कुलर रिंग है या फिर क्वार्टर है या फिर कंप्लीट रिंग है, उसके सेंटर पे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले निकाला था हमने सेमी सर्कुलर केस में, उसके बाद क्वार्टर के केस में, उसके बाद ये जनरल केस लिया। जनरल केस ने क्या दिया कि ये सेमी सर्कुलर रिंग के लिए भी, क्वार्टर रिंग के लिए भी और कंप्लीट रिंग के लिए भी। तो 3 केस हम देखते हैं, 3 केसेस के लिए वैल्यूज क्या होंगी। सेमी सर्कुलर और क्वार्टर का तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, तो वो वैल्यूज वहीं आने वाली हैं, हम यहां पुट करते हैं वैल्यूज। केसेस देखते हैं, चलिए केस वन देखते हैं। व्हेन, जब ये सेमी सर्कुलर रिंग होगी तो ये जो एंगल होगा कितना होगा, अल्फा। दिस सेमी सर्कुलर रिंग के लिए एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, अभी जो हमने कैलकुलेट किया था सबसे पहले सेमी सर्कुलर के लिए, फॉर सेमी रिंग लिख देते हैं, फॉर सेमी रिंग अल्फा 180 डिग्री। यहां आप लगाइए इसको, ई नेट कितना आएगा आपका, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाय 2। साइन अल्फा कितना है, 180 डिग्री बाय 2, ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये कितनी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू, ये आएगी। जो हमने सबसे पहले आज निकाला था वो ये वैल्यू ही हमने निकाली थी, नेट की वैल्यू। आप इसे चेक कर सकते हैं, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर। ओके, चलिए और एक और केस देखते हैं इसका, सेकंड केस 2। क्वार्टर रिंग के लिए कितना था ये एंगल, क्वार्टर रिंग के लिए, ये जो क्वार्टर रिंग थी उसके लिए एंगल कितना था अल्फा, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री ही तो था उसके लिए। फॉर विच रिंग, क्वार्टर रिंग फॉर क्वार्टर रिंग अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां अल्फा इक्वल्स टू आप 90 डिग्री पुट करेंगे तो नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा 90/2, तो 45 डिग्री। तो केस 2 में कितनी आएगी इसकी वैल्यू, केस 2 में ई नेट कितना आएगा, ई नेट की वैल्यू आएगी आपकी 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो ई नेट कितना हो जाएगा, यह हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2k लैम्डा अपॉन आर। तो क्वार्टर रिंग के केस में हमने यही वैल्यू फाइंड आउट की थी। आप वीडियो को बैक करके आप चेक कर सकते हैं। क्वार्टर रिंग के लिए जो वैल्यू निकाली थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का, जो मैग्नीट्यूड निकाला था वो ये ही हमने निकाला था। ओके, तो ये केस 1, केस 2, केस 3,
कंप्लीट रिंग के लिए भी हम बता सकते हैं, कंप्लीट रिंग के लिए इसकी वैल्यू यहां मैं लिख देता हूं, ये होगी √2k लैम्डा अपॉन r। केस 3 जो कि हमने नहीं किया है, कंप्लीट रिंग के लिए, कंप्लीट रिंग के लिए सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री का, तो अल्फा कितना हो जाएगा फॉर रिंग रेडियस r रेडियस की रिंग के लिए कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ 360 डिग्री लगाएंगे आप, कहाँ गई वो वैल्यू, दिस इज, तो कितनी आएगी वैल्यू ई नेट की वैल्यू, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट ही है तो क्या आएगा 2k लैम्डा अपॉन r साइन 360 डिग्री बाई 2, तो 180 डिग्री, 2k लैम्डा अपॉन r साइन 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 प्लस 90 तो 0 है ना, 0, तो ये वैल्यू क्या आएगी 0। तो कंप्लीट रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा 0। अगर एक कंप्लीट रिंग है, उसके इलेक्ट्रिक और यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल आने वाला है, नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है लेक्चर का, वहां हम रिंग के लिए ही निकालेंगे, तो उसकी एक्सिस पे निकालेंगे हम, एक्स एक्सिस, उसकी एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे निकालेंगे हम कितनी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की। तो वहां जब हम x को 0 करेंगे, एक वहां पे एक मल्टीपल में x जरूर आएगा तो वो 0 कर देगा। आप इस चीज को हम प्रूफ भी करेंगे। अब एक और बार निकालेंगे इस वैल्यू को, एक बार और निकालेंगे कि कंप्लीट रिंग के लिए सेंटर पे जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि एक्सिस का एक जनरल केस लेंगे, एक रिंग होगी, उसके एक्सिस पे सेंटर के अलॉन्ग, सेंटर से जो एक्सिस जाएगी वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी निकालेंगे। तो सेंटर पे जब हम x को 0 कर देंगे तो वो 0 आएगी निकल के वैल्यू। ओके, एक बार और निकालेंगे ये नेट को। तो ये आपके 3 जनरल केसेस थे, इसके केस 1 2 3 जो जनरल केस ने दिया था। तो जनरल केस के लिए नेट वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी नेट वैल्यू जनरल केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की। तो 3 केसेस आज हमने स्टडी किए, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, क्वार्टर रिंग के लिए और एक जनरल केस। आप यहाँ पे अल्फा की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, कोई भी वैल्यू के लिए आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, उसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को। तो ये जनरल केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेगा। ओके, तो केवल अल्फा की वैल्यू आपको पुट करनी है, किसी के लिए भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बस तो ये आपकी नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप ये जो वैल्यू आई थी यहाँ पे आप इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, बिकॉज इसी डायरेक्शन में आपका ये होगा, क्योंकि ये तो 0 आया है, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, है ना। जब वेक्टर फॉर्म में आप इसे लिखेंगे तो यहाँ वेक्टर का साइन लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई कैप, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर्क के लिए, जो अल्फा एंगल बना रहा है अपने एंगल सेंटर पे। तो ये हो जाएगी वैल्यू इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ आई कैप से आप मल्टीप्लाई और कर देंगे बस। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट अभी और देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स कुछ। थैंक यू।